गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम की क्लास है ये, थर्ड क्लास। देखिए लास्ट क्लास में हम करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट बेस। ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट बेस की यहाँ बात की जा रही है। देखिए लास्ट क्लास में हमने एसिड के बारे में तो पढ़ लिया था। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ था किसने दिया था? सबसे पहले तो आयरलैंड, चैट और डेविस ने दिया था। नेमिंग हार्ड और सॉफ्ट की थी किसने? पियर्सन ने 1963 में। देखिए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर दो भागों में इसको विभाजित किया गया था। किसे? बेस को, बॉन्डेड लिगेंड को, बॉन्डेड लिगेंड को। एक था क्लास ए जिसे कहा गया हार्ड बेस, किसके द्वारा? पियर्सन के द्वारा। इसमें आ रहे थे ऐसे एटम्स, ऐसे लिगेंड जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन मौजूद हो। नेक्स्ट था क्लास बी। क्लास बी जो है उसका नाम दिया गया सॉफ्ट बेस, जिसमें सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, फॉस्फोरस एंड आयोडीन वगैरह ऐसे इसमें एटम्स आते थे लिगेंड के अंदर। देखिए अब करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बात की जाए, सबसे पहले हम लेते हैं हार्ड बेस को। सबसे पहले उसके करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। कठोर और मृदु के अभिलाक्षणिक गुण। देखिए सबसे पहले बात हो रही है किसकी? कठोर के बारे में। कठोर क्षार, ठीक है, हिंदी मीडियम है ये। अब देखिए कठोर, सबसे पहले हम जो जानते हैं कि कठोर जो होता है उसका आकार छोटा होता है। छोटा आकार के कारण इसे कठोर की श्रेणी में डाला गया है। आकार इसका छोटा होता है। अब छोटा आकार है तो यहाँ पर ध्रुवणता जो होगी, खुद ध्रुवित होने की क्षमता जो है इसकी वह कम होगी। कम ध्रुवणता, अब देखिए जो क्षार है यानी हार्ड बेस है, इसकी विद्युत ऋणता की अगर बात की जाए तो जो हार्ड है उसकी, जैसे कि हम जानते भी हैं जब पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, जितना आकार छोटा होता है विद्युत ऋणता उतनी ज़्यादा होती है। यानी आकार घटने के साथ साथ विद्युत ऋणता जो है वह बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर अगर आकार छोटा है तो इसका मतलब यह है कि विद्युत ऋणता अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया आकार जो है वह छोटा है, कम ध्रुवणता है। क्यों? क्योंकि आकार यहाँ छोटा है तो यानी ये आसानी से ध्रुवित नहीं हो पाएगा। तीसरा हो गया विद्युत ऋणता के बारे में। विद्युत ऋणता यहाँ पर अधिक होती है। अब देखिए आकार छोटा है, आकार छोटा होने के कारण यहाँ पर भाई डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। भाई डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम होते हैं। ठीक है, अब देखिए आकार छोटा है तो छोटे आकार के कारण यहाँ पर ऑक्सीकृत होने की क्षमता नहीं होती या कम होती है। आसानी से ऑक्सीकृत नहीं
होते। ठीक है, क्योंकि आकार छोटा है, इनमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता नहीं रहेगी, ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर विद्युत ऋणता कैसी है, विद्युत ऋणता अधिक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अनुसार अध्रुवीय प्रतिस्थापी यहाँ पर जुड़े होते हैं, किस पे, दाता परमाणु पर। अध्रुवीय प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे कठोर क्षार, जिसका आकार छोटा होता है, ध्रुवणता कम होती है, भाई डी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम होती है। क्यों, क्योंकि आकार छोटा है और यहाँ पर जो ऑक्सीकृत होने की जो क्षमता है वह आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। दाता परमाणु पर अध्रुवीय प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए, NH3, आदि, ये इसके उदाहरण हो गए सारे के सारे। सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है हमारा मृदु क्षार। मृदु क्षार, सॉफ्ट बेस। ठीक है, अब देखिए जो मृदु क्षार होते हैं वह आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। क्यों आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो आकार होता है वह बड़ा होता है। बड़ा आकार। दूसरा है ध्रुवणता की अगर बात की जाए, अधिक ध्रुवणता। अब देखिए इसका आकार बड़ा है, बड़ा आकार होने से विद्युत ऋणता में क्या फर्क पड़ता है, बड़ा आकार होने के कारण जो विद्युत ऋणता है उसका मान कम हो जाता है। चौथा जो पॉइंट है वह है भाई डी इलेक्ट्रॉन के बारे में। भाई डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए इसका आकार बड़ा है और विद्युत ऋणता कम है, तो इस कारण से यहाँ पर जो ऑक्सीकृत होने की क्षमता है वह अधिक होगी। ठीक है, अब देखिए जो छठा पॉइंट है वह कहता है कि यहाँ पर दाता परमाणु पर
ध्रुवणीय प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं। दाता परमाणु पर प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं। अच्छा, ये शायद मैंने पहले वाले में ध्रुवीय लिखा था, वह वहां पर आएगा अध्रुवणीय, उसको करेक्ट करना। किसमें? कठोर क्षार में आएगा अध्रुवणीय, जबकि यहां पर आएगा ध्रुवणीय। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अच्छा, इसके एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। पहले वाले में एग्जाम्पल थे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जुड़े हुए, जबकि यहाँ पर कौन से बताए थे मैंने? सल्फर और फास्फोरस वाले। तो इसमें एक तो आ गया R2S, R3P, R- आदि। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, इनको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए जो अम्ल क्षार होते हैं उन्हें हमने दो भागों में विभाजित होते देखा। एक था कठोर और दूसरा था मृदु। पर यहाँ पर जो विभाजन है वह एक तीक्ष्ण विभाजन नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि जो बेस है, क्षार है, कुछ मृदु में आ रहे हैं और बाकी जो है सारे के सारे कठोर में आ रहे हैं। मतलब दो भागों में ही वर्गीकृत नहीं होते, तीक्ष्ण विभाजन यहाँ पर नहीं होता। यहाँ एक नई कैटेगरी और आती है जिसे कहते हैं बॉर्डर लाइन, सीमावर्ती। देखिए जो सीमावर्ती होते हैं वो इन बिटवीन होते हैं, मध्य में उपस्थित होते हैं कठोर और मृदु के। सीमावर्ती के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो सीमावर्ती होते हैं अम्ल, उनकी बात की जाए जैसे कि मैंने बताया, जो अम्ल होते हैं उन्हें आयरलैंड चैट डेविस ने दो भागों में वर्गीकृत किया। एक तो था कठोर और दूसरा कौन सा था? मृदु। लेकिन यहाँ पर कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, तीक्ष्ण विभाजन नहीं है, जिस कारण से कुछ अम्ल ऐसे हैं जिन्हें सीमावर्ती कहा गया, बॉर्डर लाइन। जैसे जैसे यहाँ पर कठोरता कम होती है, सीमावर्ती आते हैं, उसके बाद आती है मृदु। मृदु जो है वो सबसे अंत में दर्शाए गए हैं। अब देखिए जो सीमावर्ती की बात की जाए, कठोर जो अम्ल है सीमावर्ती में कौन कौन से आते हैं? Fe2+, CO2+, Ni2+, Zn2+, एक्सेट्रा आदि। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, इनमें से कुछ ये हैं, इनको नोट डाउन करें सीमावर्ती के बारे में। सीमावर्ती कौन से हुए? कठोर अम्ल तथा कठोर क्षार के मध्य कोई तीक्ष्ण विभाजन नहीं होता। यहाँ पर एक नई कैटेगरी, एक नया वर्गीकरण आता है जिसे हम कहते हैं कौन सा? सीमावर्ती अम्ल, जिसमें आते हैं कुछ एग्जाम्पल Fe2+, CO2+, Ni2+ और Zn2+। ठीक है,
नेक्स्ट है सीमावर्ती क्षार। देखिए जैसे कि अम्ल में हमने पढ़ा उसी प्रकार से क्षार भी होते हैं सीमावर्ती। बॉर्डर लाइन बेस। क्षार जो है हमारे वो भी सिर्फ दो भागों में ही तीक्ष्ण विभाजन नहीं होता उनका, एक नई कैटेगरी आती है जिन्हें कहा जाता है सीमावर्ती क्षार। जैसे जैसे जो दाता परमाणु है उसका आकार बढ़ता है, दाता परमाणु का आकार बढ़ता है, उसी तरह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है या मैं कहूँ वहाँ पर जो मृदुता है, मृदुता बढ़ती जाती है जब आकार बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो कठोर होते हैं, कठोर क्षार, उनमें आकार छोटा होता है, जबकि जो मृदु क्षार होते हैं उनका आकार बड़ा होता है। तो सीमावर्ती कहाँ आते हैं, उनका आकार ना तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा, वो मध्य में आते हैं कठोर और मृदु के। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो विभाजन हुआ कठोर क्षार मृदु क्षार और सीमावर्ती क्षार। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर तीन भागों में विभाजन हो गया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आकार बढ़ने के साथ साथ मृदुता बढ़ती है। यहाँ इस डायरेक्शन में आकार बढ़ रहा है और मृदुता बढ़ रही है। अब देखिए कुछ हैलाइड की हम बात करते हैं, हैलाइड के बारे में। Fe माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। इस वाले केस में देखिए जो स्टार्टिंग के दोनों हैं, स्टार्टिंग के दोनों आते हैं कठोर क्षार और I किस में आता है, मृदु क्षार, जबकि जो Br है वह आता है सीमावर्ती क्षार में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर विभाजन हो गया इनका। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं और बता दूं इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। C6H5NH2, C5H5N, N3 माइनस, N2, Br माइनस एक्सेट्रा आदि। ठीक है, ये इसके सारे एग्जाम्पल हो गए सीमावर्ती के, इसे भी नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके बाद जहां हमने अभिलाक्षणिक गुण पढ़ लिए उसके आगे हम पढ़ेंगे नया टॉपिक हमारा अम्ल तथा क्षार का कठोर एवं मृदु में वर्गीकरण। अम्ल तथा क्षार का कठोर तथा मृदु में वर्गीकरण।
अम्ल तथा क्षार का कठोर तथा मृदु में वर्गीकरण। देखिए, जो अम्ल तथा क्षार होते हैं, किसी भी अम्ल क्षार को हम कठोर तथा मृदु के द्वारा अभिक्रिया में हम ज्ञात कर सकते हैं कि जो अम्ल क्षार है वह कठोर है या मृदु है। इसको एक अभिक्रिया से हम समझते हैं। देखिए, इस अभिक्रिया में जो H+ है, H+ एक कठोर अम्ल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इस वजह से अम्ल है। B जो है अज्ञात क्षार है, जिसे हमें ज्ञात करना है कि ये कठोर है या मृदु। जबकि CH3Hg+ मृदु अम्ल है। अम्ल यहाँ पे क्यों है, ये प्लस साइन है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स संकुल मिला, जिसमें एक तो है अज्ञात क्षार और दूसरा है मृदु अम्ल। H+ क्या है यहाँ पर, H+ है कठोर अम्ल, प्लस का साइन है। अब यहाँ पे देखिए, जो अज्ञात क्षार B है उसके बारे में हम बता सकते हैं अभिक्रिया को देख के कि ये कठोर होगा या मृदु, कठोर या मृदु क्षार होगा। देखिए, जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया अगर आगे की तरफ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अग्रसर है, तो यानी ये वाला जो संकुल है वह एक स्थायी संकुल होगा। हमने अपना पियर्सन नियम पढ़ा था। पियर्सन नियम में क्या था, पियर्सन नियम में ये था कि जो कठोर कठोर के साथ, मृदु मृदु के साथ बंध बनाने की वरीयता रखते हैं, और जो संकुल प्राप्त होता है वह एक स्थायी संकुल प्राप्त होता है। तो इसका मतलब अगर अभिक्रिया के बाद में हमें एक संकुल मिल रहा है, तो ये जो संकुल होगा ये एक स्थायी संकुल होगा, तभी तो अभिक्रिया इस डायरेक्शन में आगे बढ़ी है। तो अगर ये एक स्थायी संकुल है तो मृदु अम्ल जुड़ा हुआ होगा एक मृदु क्षार के साथ। तो यहाँ पर B क्या होगा, एक मृदु क्षार होगा, तभी ये वाला जो संकुल था पहले कठोर और मृदु का, टूटा था और आगे की तरफ बढ़ता हुआ मृदु मृदु के साथ जुड़ा हुआ। कब, जब आगे अभिक्रिया जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अग्रसर है। ठीक है, अगर ये अभिक्रिया पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है, अगर ये अभिक्रिया पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो संकुल है वह एक स्थायी संकुल होगा। पियर्सन के नियम के अनुसार कठोर कठोर के साथ, मृदु मृदु के साथ स्थायी संकुल बनाता है। तो यहाँ पर कठोर अम्ल है, तो ये जो अज्ञात क्षार होगा वह कठोर क्षार होना चाहिए, तभी तो यह संकुल हमें अभिक्रिया के बाद प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर कठोर होगा, तभी तो ये वाला जो अभिकारक था वो हमारा टूटा और आगे चल के वह कठोर कठोर में बदल गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अम्ल तथा क्षार को कठोर तथा मृदु में वर्गीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर हम किसी भी अभिक्रिया को देख के बता सकते हैं कि जो क्षार है, अज्ञात क्षार है, वह कठोर होगा या मृदु। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट देखिए, इसमें आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से जो हार्ड हैं और कौन से सॉफ्ट अम्ल और क्षार हैं। कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार जो है उनका पूरा वर्गीकरण, उनकी पूरी सारणी को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।